भारतीय सिनेमा पर साउथ फिल्मों का डंका बज रहा है। बीते कुछ दिनों साउथ की फिल्मों के लिए फैंस के लिए जबरदस्त क्रेज देखने को मिला है। वहीं अब ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए साउथ वेब सीरीज सुड़ल द वोर्टेक्स आ चुकी है। इस सीरीज के डायरेक्टर फिल्म विक्रम वेदा की डायरेक्टर जोड़ी ब्रह्मा और अनुचरण एम ने किया है। वहीं आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस सीरीज को भारत समेत 240 देशों में स्ट्रीम किया जा रहा है और आज हम इसी सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। सीरीज की स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाती है एक बहुत बड़ी सीमेंट फैक्ट्री को और वहीं पर हमें सनमुगम नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि उस सीमेंट फैक्ट्री का यूनियन लीडर है। सनमुगम के साथ साथ वहाँ पर फैक्ट्री के कई सारे लोग आज प्रोटेस्ट पर है। वो इसलिए क्योंकि उन्हें फैक्ट्री से कम पगार मिल रही है, इसलिए फैक्ट्री के सारे मजदूर प्रोटेस्ट पर है। और फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर शहर की सीआई रजीना थॉमस और फैक्ट्री का मालिक त्रिलोक वहाँ पर पहुँचता है। त्रिलोक मजदूरों से कहता है कि अगर वह इसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहेंगे तो वह पुराने मजदूरों को निकाल देगा और नए मजदूरों को भर्ती कर लेगा। ये बात सुनने के बाद सनमुगम भड़क उठता है और उससे कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वह पूरी की पूरी फैक्ट्री में आग लगा देंगे। ये बात सुनने के बाद सीआई मैडम और त्रिलोक वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन अचानक से एक आदमी सीआई मैडम के ऊपर पत्थर दे मारता है और ये देखने के बाद वहाँ पर खड़ा एसआई सभी कांस्टेबल को उन मजदूरों के ऊपर चार्ज करने को कह देता है, जिसके बाद सभी लोगों की जोरदार पिटाई की जाती है। अब सनमुगम थका हारा अपने भाई के साथ घर पहुँचता है। सनमुगम की फैमिली में ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, बस एक बेटी नीला रहती है जो की 10th क्लास में है। उसकी पत्नी भी है, लेकिन कई साल पहले उनका झगड़ा हो चुका है जिसके कारण वह घर छोड़कर जा चुकी है। सनमुगम की एक और बेटी नंदनी है जो कि नीला से बड़ी है। वह कोयम्बटूर में रहती है और एक आईटी कंपनी में जॉब करती है, लेकिन उसका भी घर पर आना बहुत ही कम होता है। अब सनमुगम अपने घर पहुंचता है और काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई आवाज नहीं दे रहा था। वो इसलिए क्योंकि नीला लाउड स्पीकर पर सॉन्ग बजा रही थी और डांस भी कर रही थी, इसलिए बाहर की आवाज अंदर तक नहीं आ पा रही थी। लेकिन फिर किसी तरह से सनमुगम उस दरवाजे को खोल लेता है। अंदर जाने के बाद वह देखता है कि नीला का बैग एक टेबल पर रखा हुआ है और उसके ऊपर उसका रिपोर्ट कार्ड भी रखा हुआ है। और जैसे ही वह उस रिपोर्ट कार्ड को देखता है तो उसे पता चलता है कि नीला 2 विषय में फेल हो चुकी है। ये देखने के बाद सनमुगम पूरी तरह से बौखला जाता है और तुरंत ही नीला के पास जाता है और उससे कहता है कि ये सब क्या है, तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से ये तुम्हारा मोबाइल आया है तब से तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। सनमुगम उसे बहुत चिल्लाता है और उससे कहता है कि जब तक तुम्हारे 10th के एग्जाम नहीं हो जाते हैं तब तक वह कहीं भी घूमने नहीं जा सकती। और इतना बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें सीआई रजीना और उसके बेटे अधिश्याम को दिखाया जाता है और अधिश्याम अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और उसकी माँ भी अधिश्याम से बहुत प्यार करती है। आगे हमें रजीना और उसके पति को दिखाया जाता है जो कि केटीएम बाइक शोरूम जा रहे होते हैं। दरअसल कुछ दिनों बाद ही अधिश्याम का बर्थडे है, इसलिए वह उसे केटीएम बाइक गिफ्ट करना चाहते हैं। रजीना तो शहर की सीआई है, लेकिन उसका पति भी एक ऊंचे पद पर है और दोनों का रिश्वत लेने का काम चलता रहता है। आगे हमें सकाराई को दिखाया जाता है जो कि शहर का एसआई है और आज उसकी सगाई भी है और सगाई में सीआई मैडम रजीना भी आई हुई है क्योंकि वह उन्हें माँ की तरह मानता है। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं कि रजीना मैडम तो फुल टल्ली होकर आई है, जिन्हें छोड़ने के लिए खुद सकाराई आया हुआ है। अब अधिश्याम अपनी माँ को अंदर लेकर जाने लगता है और जाते जाते अधिश्याम सकाराई को बताता है कि वह अपने दोस्तों को जन्मदिन की ट्रीट देने वाला है, इसलिए आज रात को वह कहीं पर घूमने के लिए जाने वाले हैं। अब सकाराई तो अपने घर आ जाता है और तभी उसके पास एक कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि फैक्ट्री में आग लग चुकी है, इसलिए सकाराई तुरंत ही उस फैक्ट्री के पास पहुंचता है जहां पर सनमुगम की स्कूटर भी खड़ी हुई थी। फैक्ट्री में इतनी भयानक आग लगी हुई थी कि उसे बुझाना नामुमकिन था और वहीं पर हम सनमुगम को भी देख पाते हैं जो कि इस फैक्ट्री को जलता हुआ देख रहा था। थोड़ी देर के बाद वहां पर फायर ब्रिगेड आ जाती है और वो लोग उस फैक्ट्री की आग को बुझाने में लग जाते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद सनमुगम के पास उन्हीं की फैक्ट्री का एक मजदूर आता है और वो सनमुगम को बताता है कि फैक्ट्री के अंदर हमारा एक मजदूर रह गया है, इसलिए सनमुगम तुरंत ही उस फैक्ट्री के अंदर जाता है और उस मजदूर को बाहर निकाल कर लाता है। लेकिन तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है जिससे कि सभी लोग इंजर्ड हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर किसी की भी जान नहीं जाती है। अब कुछ देर के बाद त्रिलोक उस फैक्ट्री के पास पहुँचता है जहाँ पर त्रिलोक के फादर पहले से ही मौजूद थे। यहाँ पर त्रिलोक अपने फादर से कहता है कि उसे ये काम सनमुगम का लग रहा है क्योंकि उसने सुबह ही कहा था कि अगर नए मजदूर को रखा तो वह पूरी की पूरी फैक्ट्री को आग लगा देंगे, लेकिन उसके फादर इस बात से मना करते हैं। अब सनमुगम अपने घर पहुंचता है जो कि काफी उदास लग रहा था, लेकिन फिर भी वह सो जाता है और जब वह सुबह उठता है तो उसे पता चलता है कि नीला घर पर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि नीला अभी कहीं गई है, बल्कि वह तो रात से ही घर पर नहीं है, इसलिए वह तुरंत ही उसकी स्कूटी देखने के लिए जाते हैं जो कि घर पर ही खड़ी हुई थी और नीला बिना स्कूटी के कहीं पर भी नहीं जाती है। सनमुगम नीला के कुछ दोस्तों के पास कॉल भी करता है,
लेकिन वहाँ से भी उसे कोई खबर नहीं मिलती। तो सेल्वी जो कि नीला की भाभी होती है, वह तुरंत ही नीला के माँ के पास कॉल करती है और उनसे पूछती है कि क्या नीला उनके पास है। तो नीला की माँ उन्हें बताती है कि वो तो उनके पास आई नहीं है। इसलिए षणमुगम पूरे शहर में नीला को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसे कहीं भी नीला नहीं दिखाई देती है। इसलिए सेल्वी षणमुगम से कहती है कि उसे एक बार नंदिनी से पूछना चाहिए, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है जब नीला नंदिनी के पास बिना बताए ही चली गई थी। लेकिन षणमुगम उससे कहता है कि जब भी वह नंदिनी के पास जाती है तो वह उसे कॉल जरूर करती है। इसके बावजूद वह नंदिनी के पास कॉल करता है और नीला के बारे में पूछता है, लेकिन नंदिनी उसे बताती है कि नीला तो उसके पास आई नहीं है। थोड़ी देर के बाद नीला की माँ भी षणमुगम के घर पर पहुंच जाती है, जहाँ पर षणमुगम उससे कहता है कि उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। दरअसल षणमुगम की पत्नी एक आश्रम में रहती है और वह भगवान को बहुत मानती है, लेकिन षणमुगम एक नास्तिक आदमी है। अगले सीन में हमें त्रिलोक को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में मौजूद था और वहीं पर सीआई मैडम भी मौजूद थी। यहाँ पर त्रिलोक सीआई मैडम से कहता है कि उसे ये काम षणमुगम का लग रहा है, क्योंकि जब उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था तभी षणमुगम ने ही कहा था कि अगर वे लोग नए मजदूरों को भर्ती करेंगे तो वह लोग फैक्ट्री में आग लगा देंगे। लेकिन तभी वहाँ पर त्रिलोक के फादर आ जाते हैं और वो त्रिलोक से पूछते हैं कि क्या उसने जख्मी मजदूर से मिलने की कोशिश की, तो वो तो साफ इनकार कर देता है। इसलिए त्रिलोक के फादर ही उस मजदूर के पास जाते हैं और उसे 1 लाख रुपए देते हैं और साथ में उससे कहते हैं कि अगर उसे और पैसा चाहिए हो तो वह उससे मांग सकता है। बाहर आने पर सकाराई सीआई मैडम को बताता है कि फैक्ट्री के सारे सीसीटीवी फुटेज जल चुके हैं, इसलिए उन्हें आजू बाजू के सीसीटीवी फुटेज से ही काम चलाना पड़ेगा, शायद उन्हें कोई क्लू मिल जाए। साथ में सकाराई सीआई मैडम को ये भी बताता है कि जब वह लगभग 12 बजे के आसपास उस फैक्ट्री के पास पहुंचा था तब उसने देखा था कि षणमुगम का स्कूटर फैक्ट्री के फ्रंट गेट पर खड़ा हुआ था। लेकिन तभी वहां का एक कांस्टेबल उनसे कहता है, सर आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि षणमुगम का स्कूटर तो साइड गेट पर खड़ा हुआ था। और इसी बात को लेकर उनके बीच में बहस होने लगती है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि कांस्टेबल ने षणमुगम का स्कूटर 10:30 बजे के आसपास देखा था, जबकि सकाराई ने उसका स्कूटर 12 बजे के आसपास देखा था। इसलिए वह तुरंत ही षणमुगम के घर पहुंच जाते हैं उसे अरेस्ट करने के लिए। लेकिन वहां पर वे लोग देखते हैं कि पहले से ही षणमुगम के घर पर भीड़ मौजूद थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें ये बात पता चल चुकी है, इसलिए वह लोग बचाव के लिए वहां पर खड़े हुए हैं, जबकि वे लोग ये नहीं जानते हैं कि षणमुगम की बेटी लापता हो चुकी है। तो षणमुगम खुद उन्हें बताता है कि उसकी बेटी सुबह से लापता हो चुकी है। इसके बावजूद वे लोग षणमुगम को अरेस्ट कर लेते हैं और पुलिस स्टेशन ले जा लेते हैं। यहाँ पर रजीना मैडम उससे कहती है कि वह कन्फेस कर ले, लेकिन षणमुगम साफ इनकार कर देता है और कहता है कि उसे बस नीला को ढूंढना है। अब षणमुगम तो कुछ नहीं बता रहा था, इसलिए रजीना मैडम तुरंत ही सकाराई के पास आती है और उससे कहती है कि वह ज्यादा देर तक षणमुगम को यहाँ पर नहीं रख सकते, क्योंकि उनके पास षणमुगम के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। इसलिए उन्हें जल्द से जल्द उन सीसीटीवी फुटेज को देखना ही होगा। और यहाँ पर नवरात्रि का माहौल भी चल रहा होता है और आज पहला दिन था और वहीं पर हम एक लड़की को भी देख पाते हैं जो कि पुलिस स्टेशन की तरफ जा रही होती है और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि नंदिनी है, जो कि नीला की बड़ी बहन होती है, जो कि कोयम्बटूर में रहती है और एक आईटी कंपनी में जॉब करती है। और सकाराई यहाँ पर नंदिनी को पहले से ही जानता है। दरअसल वे दोनों एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़े थे, इसलिए वह दोनों एक दूसरे को जानते हैं। नंदिनी बिना पूछे ही अपने पिता से मिलने के लिए चली जाती है, लेकिन सकाराई उससे कहता है 6 बजे के बाद मिलना मना है, इसलिए वो उसे उसके घर भेज देता है। और रात को पुलिस डिपार्टमेंट के सारे पुलिस वाले उन सीसीटीवी फुटेज को देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था और काफी रात भी हो चुकी थी। इसलिए सकाराई उन सारे पुलिस वालों को घर भेज देता है और खुद ही उन सीसीटीवी फुटेज को देखने लगता है। सीसीटीवी फुटेज में उसे षणमुगम तो कहीं भी नजर नहीं आता है, लेकिन वहाँ पर उसे नीला नजर आती है, जो कि बस स्टॉप पर खड़ी हुई थी और कुछ लोग जबरदस्ती एक वैन में उसे लेकर जा रहे होते हैं। इसलिए सकाराई तुरंत ही उस बस स्टॉप के पास पहुँचता है, जहाँ पर उसे नीला की स्कूल की आइडेंटिटी मिलती है और इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म होता है। अब सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उसी फैक्ट्री को, जो कि पूरी तरह से जल चुकी थी और उसी फैक्ट्री में हम त्रिलोक, रजीना मैडम और उसके पति को देख पाते हैं। त्रिलोक चाहता है कि उसे इस फैक्ट्री के इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए, लेकिन वो तब पॉसिबल था जब इस फैक्ट्री की इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। और फिर थोड़ी देर के बाद उसी फैक्ट्री में सकाराई भी आ जाता है। वो रजीना मैडम को बुलाता है और उन्हें उसी सीसीटीवी फुटेज की क्लिप बताता है जिसमें कि नीला किडनैप हुई थी। साथ में सकाराई रजीना मैडम को उसी बस स्टॉप के पास ले जाता है जहाँ पर नीला किडनैप हुई थी। सीसीटीवी फुटेज की वैन को देखकर उन्हें पता चलता है कि ये किसी किडनैपिंग का काम नहीं है, क्योंकि अगर ये किडनैपिंग का काम होता तो अब तक फिरौती के लिए पैसे की मांग हो चुकी होती। अब पुलिस वालों को ये पता करना था कि क्या षणमुगम की किसी से दुश्मनी थी या फिर षणमुगम के घर वालों की किसी से दुश्मनी थी। ये बात पता करने के लिए सकाराई तुरंत ही षणमुगम के घर पर पहुंच जाता है। दरवाजा नंदिनी खोलती है और वह उससे कुछ बातें करने लगता है। यहाँ पर सकाराई नंदिनी से पूछता है कि क्या षणमुगम की किसी से दुश्मनी थी, तो नंदिनी तो साफ मना कर देती है, जिसके बाद सकाराई नंदिनी को साफ बता देता है
है कि नीला को किसी ने बस स्टॉप के पास से किडनैप कर लिया है। और ये सुनने के बाद तो नंदिनी और उसकी माँ रोने लगती है। आगे हम पुलिस स्टेशन के सीन को देख पाते हैं जहाँ पर षणमुगम और रजीना मैडम आपस में झगड़ रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद त्रिलोक के फादर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वह तुरंत ही षणमुगम को छोड़ने के लिए कहते हैं। त्रिलोक के फादर ने षणमुगम को इसलिए छुड़वाया था क्योंकि वो एक ईमानदार इंसान था। जब फैक्ट्री शुरू हुई थी तब से ही षणमुगम उस फैक्ट्री से जुड़ा था और अभी भी जुड़ा है। अब त्रिलोक के घर पर हम एक मोटे से आदमी को बैठा हुआ देख पाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर त्रिलोक आ जाता है लेकिन वो उनसे बात न करके सीधा अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद उसकी मुलाकात होती है उसके फादर से, जिन्हें वह खूब चिल्लाता है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने षणमुगम को छुड़वा दिया था। दरअसल त्रिलोक का प्लान ये था कि वह किसी तरह से षणमुगम से कन्फेस करवा ले ताकि उन्हें इंश्योरेंस के पैसे आसानी से मिल जाए। लेकिन ये काम तो फायर डिपार्टमेंट का था और बाहर जो आदमी बैठा हुआ था वह इन दोनों की सारी बातें सुन रहा होता है। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि फायर डिपार्टमेंट से ही आया हुआ था। वो यहाँ पर त्रिलोक को बताता है कि वो पहले फैक्ट्री की पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा कि फायर किस वजह से लगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तभी उसे इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे। अब षणमुगम अपने घर पहुंच जाता है। वह अपनी बेटी नंदिनी से मिलता है, जिसके बाद जब वह अपनी पत्नी से मिलता है तो वह अपनी पत्नी को खूब चिल्लाता है और उसे घर से जाने को कहता है। लेकिन तभी उन दोनों के बीच में एक झगड़ा हो जाता है क्योंकि उसकी पत्नी यहाँ से नहीं जाना चाहती। अब सकराई नंदिनी के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि वह लोग स्कूल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहे हैं और शायद उसे नंदिनी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसे भी उनके साथ चलना चाहिए। क्योंकि स्कूल में सिर्फ लेडीज ही अलाउ थी इसलिए नंदिनी हाँ कर देती है और रजीना मैडम और नंदिनी दोनों ही स्कूल में एंटर करती है। अब नंदिनी नीला की कुछ दोस्तों से मिलती है और उनसे नीला के बारे में पूछती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि नीला कई दिनों से परेशान लग रही थी। और जब नीला की क्लास टीचर से नीला के बारे में पूछा जाता तो वे उन्हें बताती है कि नीला एक टॉपर थी जो कि हर क्लास में फर्स्ट आया करती थी। लेकिन 10th में कुछ टेस्ट के दौरान उन्होंने देखा कि वह 2 विषय में फेल हो चुकी है। नीला जहाँ ट्यूशन जाती थी वहाँ पर सकराई पहुँच जाता है और वहाँ के टीचर से मिलता है। टीचर सकराई को बताता है कि नीला आगे वाली डेस्क पर ही बैठा करती थी और वह किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसे कई लड़के परेशान किया करते थे। तो सकराई ट्यूशन के कुछ लड़कों से ही मिलने के लिए पहुंच जाता है। पहले तो वो उन्हें नहीं बताता है कि वह एक पुलिस वाला है। सकराई अनजान बनकर ही उनसे बात करता है और नीला के बारे में पूछता है, लेकिन वो लड़के नीला के लिए कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचते हैं। तब आखिर में सकराई उन्हें बता देता है कि वो एक पुलिस वाला है और फिर पूछता है कि क्या नीला को कुछ लड़के परेशान किया करते थे। तो वे लोग उन्हें बताते हैं कि एक लड़का था जो कि नीला के पीछे पड़ा हुआ था, हमेशा उसे परेशान किया करता था, लेकिन वो लड़का उन्हें उनके एरिया का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था क्योंकि वह बहुत ज्यादा अजीब अजीब तरह की बातें किया करता था। साथ में वह लड़का सकराई को ये भी बताता है कि पास ही में देवी जी की एक झांकी चल रही है, शायद वो लड़का वहाँ पर उन्हें मिल सकता है। इसलिए सकराई और वह ट्यूशन वाले लड़के तुरंत ही देवी जी की झांकी के पास पहुँच जाते हैं उस लड़के को ढूंढने के लिए। काफी देर तक वह उस लड़के को ढूंढते हैं लेकिन वो लड़का उन्हें कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। आखिर में थक हार कर सकराई उसी बस स्टॉप के पास पहुंच जाता है जहां पर नीला किडनैप हुई थी। यहाँ पर सकराई सोचने लगता है कि आखिर नीला इस बस स्टॉप पर कर क्या रही थी क्योंकि बहुत रात भी हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद जब रजीना मैडम उसी बस स्टॉप के पास पहुंचती है तो सकराई उनसे भी यही सवाल करता है कि उसे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर नीला इस बस स्टॉप पर कर क्या रही थी। बस स्टॉप से थोड़ी दूरी पर नीला की एक फ्रेंड का घर है जिसका नाम मलर है और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें मलर से बात करनी चाहिए, इसलिए वह लोग तुरंत ही मलर के घर पर पहुंच जाते हैं जहां पर उसके पिता पुलिस वालों को बताते हैं कि जब से नीला किडनैप हुई है तब से मलर का बुरा हाल है और वह खाना भी नहीं खा रही है। यहाँ पर हम एक लड़के को भी देख पाते हैं जो कि किसी को कॉल पर बता रहा होता है कि यहाँ पर पुलिस वाले आए हैं। साथ में मलर के फादर पुलिस वालों को ये भी बताते हैं कि आपके आते से ही मलर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और जब सीआई मैडम उससे बात करने की कोशिश करती है तो वह दरवाजा नहीं खोलती है और उसी के बाजू में वह लड़का भी खड़ा हुआ था और ये वही लड़का है जिसने हाल ही में किसी के पास कॉल करके ये बताया था कि पुलिस वाले आ चुके हैं। मलर के फादर को ऐसा लग रहा था कि पुलिस वाले मलर को परेशान कर रहे हैं, इसलिए वो पुलिस वाले से कहता है कि वो लोग यहाँ से चले जाएं और तभी आए जब परमिशन लेकर आए। अब रजीना मैडम तो घर चली जाती है लेकिन सकराई और मुत्तू उसी बस स्टॉप के पास रुक जाते हैं। जब सकराई और मुत्तू उस बस स्टॉप के पास खड़े हुए थे तभी वह लोग वहाँ पर त्रिलोक को देखते हैं जो कि किसी औरत को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि उन दोनों के पीछे से एक दौड़ती हुई जीप जा रही थी जिसमें मलर के फादर दिखाई दे रहे थे। इस तरह से उस जीप को जाता हुआ देखकर सकराई तुरंत ही उस जीप के पीछे लग जाता है और फिर थोड़ी देर में वहाँ पर नंदिनी भी आ जाती है और मुत्तू उसे उसी जीप के पीछे चलने को कहता है। सकराई उस जीप का काफी देर तक पीछा करता है लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन सकराई आगे जाकर उस जीप के आगे अपनी बाइक खड़ी कर देता है जिससे ना चाहते हुए भी उन्हें जीप रोकनी ही पड़ती है। अंदर से मलर के फादर निकलते हैं जो कि सकराई से कहते हैं कि उन्हें जाने दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा।
थोड़ी देर के बाद वहाँ पर नंदिनी भी आ जाती है और नंदिनी को देखकर मल्लर तुरंत ही जीप से बाहर निकल आती है। मल्लर यहाँ पर नंदिनी से नीला के बारे में पूछती है क्योंकि मल्लर को नीला के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था और ना ही वह पुलिस वालों को कुछ नीला के बारे में बताना चाहती थी। सकाराई यहाँ पर मल्लर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उस लड़के का नाम बताए जो कि नीला के पीछे पड़ा हुआ करता था। उसे ऐसा लग रहा था कि जो लड़का मल्लर के बाजू में खड़ा हुआ है वही लड़का नीला को परेशान करता है, लेकिन जब मल्लर उन्हें उसका नाम बताती है तो सकाराई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अधिश्याम है जो कि रजीना मैडम का बेटा है। और इसी के साथ एपिसोड 2 भी खत्म होता है। तो थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उसी रेड वैन को जिसमें कि नीला को किडनैप किया गया था। वो एक सुनसान घर पर खड़ी हुई थी। मल्लर ने सबको बता दिया था कि नीला को जो लड़का परेशान किया करता था वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अधिश्याम है जो कि रजीना मैडम का बेटा है। यहाँ पर रजीना मैडम सबसे कहती है कि अधिश्याम जिद्दी है लेकिन वो किसी को किडनैप नहीं कर सकता है क्योंकि जब वह घूमने के लिए गया था तो उसने उसकी माँ के लिए कुछ वॉइस मैसेजेस छोड़े थे और उनको सुनने के बाद तो यही लग रहा था कि वो तो सिर्फ घूमने के लिए ही गया है। मल्लर सबको बताती है कि नीला की एक लौती फ्रेंड वही है लेकिन अपने पर्सनल इश्यूज भी वह उसे नहीं बताया करती थी, लेकिन उसने अपनी आंखों से देखा कि अधिश्याम हमेशा नीला को परेशान किया करता था। नीला ने अधिश्याम के बारे में उसे कभी कुछ नहीं बताया, शायद इसलिए क्योंकि वो डरती थी। मल्लर सबको एक दिन की बात बताती है। जब मल्लर अपनी घर की ओर जा रही होती है तब एक अनजान घर के सामने नीला की स्कूटी खड़ी हुई थी और जब वो उस अनजान घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि अधिश्याम नीला के साथ जबरदस्ती कर रहा है। तो यहाँ पर मल्लर उसे बचाकर वहाँ से लेकर चली जाती है। यहाँ घर पर भी अब सबको ये यकीन हो चुका था कि ये काम अधिश्याम का ही है, लेकिन रजीना मैडम ये मानने को राजी नहीं थी कि ये काम अधिश्याम कर सकता है। इसलिए वह तुरंत ही अधिश्याम के पास कॉल करती है। फोन उसका दोस्त मणि उठाता है। मणि उठाकर कहता है कि अधिश्याम चाय लेने के लिए गया है। तो यहाँ पर रजीना मैडम गुस्सा करते हुए मणि से कहती है कि वो लोग जहाँ भी हो अभी के अभी घर की ओर आए क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। मुन्नार से यहाँ तक का सफर 4 घंटे का था, इसलिए सभी लोग 4 घंटे का वेट करते हैं। फायर डिपार्टमेंट का ऑफिसर पुलिस स्टेशन जाता है क्योंकि उसे रजीना मैडम से मिलना था और फैक्ट्री के बारे में कुछ बातें करनी थी, लेकिन यहाँ का कांस्टेबल उससे कह देता है कि रजीना मैडम अभी बिजी है इसलिए वो आपसे बाद में मिलेंगी। लेकिन वो ऑफिसर जिद पर अड़ा हुआ था, इसलिए उस कांस्टेबल को रजीना मैडम के पास कॉल करके उसके बारे में बताना ही पड़ता है। तो रजीना मैडम उससे कहती है कि वो अभी नहीं मिल सकती क्योंकि वो एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी है। साथ ही त्रिलोक भी वहीं पर मौजूद था। त्रिलोक उनसे कहता है कि जल्द से जल्द उस फायर डिपार्टमेंट वाले ऑफिसर को यहाँ से भगाओ तभी हमारा कुछ हो सकता है। लेकिन रजीना मैडम तो अपनी प्रॉब्लम में फंसी हुई थी, इसलिए वो यहाँ पर त्रिलोक के ऊपर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। जिसके अगले सीन में हम सकाराई और उसकी मंगेतर लक्ष्मी को देखते हैं जो कि देवी जी के मेले में घूमने के लिए आए हुए थे, लेकिन तभी उसके पास रजीना मैडम के पति का कॉल आता है और वो उसे जल्द से जल्द घर बुलाता है। आगे हम उसी फायर डिपार्टमेंट का ऑफिसर को देखते हैं जो कि त्रिलोक के घर पर था। यहाँ पर वह त्रिलोक से कुछ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन त्रिलोक तो सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा था। वो ऑफिसर फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि उसकी कोई भी बात सुन ही नहीं रहा था। यहाँ पर त्रिलोक के फादर उस ऑफिसर को बताते हैं कि अभी हमारी एक गांव की बच्ची गायब हो चुकी है, इसलिए सभी लोग टेंशन में हैं। अधिश्याम के साथ 3 और दोस्त भी गए हुए थे जिनके पेरेंट्स को रजीना मैडम अपने घर बुला लेती है और उनसे कहती है कि अगर उन तीनों को कॉल कभी भी आए तो सबसे पहले रजीना मैडम को ही बताए। अब सकाराई भी रजीना मैडम के घर पर पहुंच जाता है। रजीना मैडम सकाराई को बताती है कि साइबर सेल से उन्हें ये पता चला है कि अधिश्याम ने 20 से ज्यादा बार नीला को कॉल किया था और आखिरी बार भी अधिश्याम ने ही नीला को फोन किया था। रजीना मैडम को ये लग रहा था कि शायद अधिश्याम ने नीला को प्रपोज किया हो और नीला ने मना कर दिया हो, इसलिए रजीना मैडम को ये डर है कि कहीं अधिश्याम ने नीला के साथ कुछ कर न दिया हो। अब अधिश्याम और उन लड़कों को ढूंढने के लिए सकाराई को मुन्नार भेजा जाता है। सकाराई उस होटल में पहुंचता है जहां पर कि अधिश्याम और उसके दोस्त रुके हुए थे। पूछताछ करने के बाद उसे पता चलता है कि ऐसे तो कोई लड़के यहाँ पर नहीं आए थे। इसके बावजूद वो लोग वहाँ की तलाशी लेते हैं। तलाशी करने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो ऐसे लड़के हैं ही नहीं, लेकिन एक कमरा बचा हुआ था और उस कमरे में एक लड़की को देख पाते हैं जिसके हाथ में चाकू था। और जैसे ही सकाराई उस दरवाजे को खोलता है तो हम देखते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नंदिनी है। नंदिनी यहाँ पर सकाराई को बताती है कि उन लोगों को पुलिस पर विश्वास नहीं है, इसलिए उसके पिता ने उसे यहाँ पर भेजा। और फिर थोड़ी ही देर के बाद नंदिनी के पास सन्मुगम का कॉल आता है और नंदिनी यहाँ पर सन्मुगम को सब कुछ बता देती है कि नीला यहाँ पर नहीं है। इस बात को सुनने के बाद सकाराई उस पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि उसे ये बात उसके पिता को नहीं बतानी चाहिए थी क्योंकि वहाँ पर माहौल बिगड़ सकता है। जिसके बाद सकाराई और नंदिनी दोनों ही वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन जाते हैं और कुछ कांस्टेबल की मदद से उन लोगों को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। शहर में बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें अधिश्याम और नीला के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था, लेकिन तभी एक कांस्टेबल सकाराई के पास आता है और बताता है कि उन्हें एक रेड वैन मिली है। इसलिए सकाराई तुरंत ही उस रेड वैन के पास पहुंचता है और समझ जाता है कि ये रेड वैन वही है जिससे कि नीला का किडनैप किया गया था। उस रेड वैन के पास एक घर भी था जहां पर कांस्टेबल सकाराई से फिर से कहता है कि अंदर पंखा चल रहा है, लेकिन अंदर उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जिसके बाद वह बाहर से ही देखने लगते हैं
और एक खिड़की की मदद से जब वह अंदर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन वहाँ पर अधिश्याम का फोन रखा हुआ था जिसे कि सकाराई पहचान लेता है। और फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें कुछ लड़कों की बातें सुनाई देती है और वो लड़के उसी घर की तरफ आ रहे होते हैं। उनकी बात सुनने के बाद वो लोग वहीं पर छिप जाते हैं और वो लड़के कोई और नहीं बल्कि अधिश्याम के ही दोस्त हैं, जो कि आते आते अधिश्याम और नीला की बात कर रहे होते हैं। और जैसे ही वो लोग घर पर पहुंचते हैं तो वहां पर वह सकाराई को देखते हैं और देखते से ही वो लोग वहां से भागने लगते हैं। लेकिन सकाराई भी उनका पीछा करता है और उन्हें आखिरकार पकड़ लेता है। यहाँ सनमुगम के पास नंदिनी ने कॉल करके बता दिया था कि वो लोग होटल में नहीं हैं और सनमुगम को ये किडनैपिंग का प्लान अधिश्याम का ही लग रहा है और उसे ये भी लग रहा है कि कहीं न कहीं रजीना मैडम अधिश्याम को बचाना चाहती है। इसलिए वो सभी लोगों को लेकर रजीना मैडम के घर की ओर जाने लगते हैं और वो लोग काफी गुस्से में भी लग रहे थे। लेकिन रजीना मैडम भी वहाँ पर उनका गन से स्वागत करने के लिए बैठी हुई थी। और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। तो 4th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग रजीना मैडम की तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी पीछे से सकाराई और नंदिनी वहां पर पहुंच जाते हैं। नंदिनी चिल्लाते हुए उनसे कहती है कि तुम दोनों की लड़ाई की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, वरना आज ये सब कुछ नहीं होता। वो कहती है कि अधिश्याम के दोस्तों ने उन्हें सब कुछ बता दिया है। वो कहती है कि तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि अधिश्याम ने नीला को अगवा किया है, बल्कि ऐसा नहीं है। नीला और अधिश्याम हमेशा से ही एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन इस झगड़े की वजह से उन्हें एक कदम उठाना पड़ा। और अधिश्याम ने अपने मोबाइल में कुछ बातें रिकॉर्ड भी की थी और अपने दोस्तों से कहा था कि 1 हफ्ते बाद अपने पेरेंट्स को ये रिकॉर्डिंग वह सुना दे। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है और हमें पता चलता है कि अधिश्याम और नीला एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात किसी से भी नहीं बताई क्योंकि उनकी ये बात कोई भी नहीं समझ सकता था। वो साथ में सबको बताता है कि नीला बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है। अधिश्याम कहता है कि नीला को उसने पहली बार खो खो खेलते हुए देखा था और उसे पहली नजरों में ही उससे प्यार हो गया था। जिसके बाद अधिश्याम हमेशा नीला से बात करने की कोशिश करता और मलर को ये लगता कि वो उसे परेशान कर रहा है। कुछ दिनों के बाद थिएटर में KGF मूवी लगती है। सभी लोग उस मूवी को देखने के लिए जाते हैं और अधिश्याम यहाँ पर बहुत शोर मचाता है। लेकिन आखिर में जब माँ वाला सीन आता है तो अधिश्याम के आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। और इस तरह अधिश्याम को रोता हुआ देखकर नीला समझ जाती है कि अधिश्याम साफ दिल का है। अब नीला को भी अधिश्याम पसंद आने लगा था, इसलिए दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। काफी दिनों तक साथ में टाइम स्पेंड भी करते हैं। उनके बीच तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन रजीना मैडम और सनमुगम के बीच के झगड़े को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। नीला यही बात अधिश्याम को भी बताती है कि उसके माता पिता हमेशा झगड़ते रहते हैं, इसलिए उन दोनों के बीच में तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे, इसलिए दूर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो दोनों दुनिया से अनजान बनकर एक दूसरे से प्यार करते हैं। अधिश्याम दुनिया की नजरों में एक लॉफर था, लेकिन किसी को भी ये नहीं मालूम था कि वो नीला से प्यार करता है और नीला भी उससे प्यार करती है। अब वो सीन दिखाया जाता है जब मलर ने उन दोनों को वहाँ पर देखा था। दरअसल मलर जब वहाँ पर आई थी तो स्कूटी सचमुच ही एक झोपड़ी के बाहर खड़ी हुई थी और अधिश्याम ने भी उसे कार से उतरते हुए देख लिया था, जो कि उनकी ही तरफ आ रही होती है। इसलिए वो दोनों यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं और प्लान बनाकर अधिश्याम उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इन दोनों ने ये इसलिए किया ताकि मलर को उन दोनों की लव लाइफ के बारे में पता न चले। कुछ दिनों के बाद रजीना मैडम और अधिश्याम उस फैक्ट्री के पास पहुंचते हैं, जहां पर अधिश्याम देखता है कि सनमुगम और रजीना मैडम के बीच में झगड़ा हो रहा है। यहाँ पर सनमुगम रजीना मैडम से उल्टी सीधी 2 बातें बोल देता है और ये देखकर अधिश्याम को गुस्सा आ जाता है और बदले में वो सनमुगम को भी 2-4 बातें बोल देता है। और जब ये बात वो नीला को बताता है तो नीला भी अधिश्याम के ऊपर काफी गुस्सा करती है और कहती है कि शायद अब उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। तो अधिश्याम उससे कहता है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो वो दोनों घर से भाग जाएंगे, क्योंकि उन दोनों के पास अब कोई भी रास्ता नहीं था। हालांकि नीला ने ये सारी बातें अपने घर वालों को बताने की कोशिश की थी। वो अपनी बहन नंदिनी के पास कॉल करती है और उन्हें इन सारी बातें बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहन बिजी होती है, इसलिए वो उससे बात नहीं कर पाती। यहाँ पर उसके पिता फैक्ट्री के यूनियन लीडर होते हैं, इसलिए वो भी हमेशा बिजी ही रहते हैं, इसलिए वो किसी को नहीं बता पाती। और अगले दिन रोते हुए वह अधिश्याम से कहती है कि उन्हें घर से भाग जाना चाहिए, क्योंकि उनकी बात कोई भी नहीं सुनने वाला, और अगर वो अपने घर वालों को बताएंगे तो उनके घर वालों उन दोनों को अलग कर देंगे, और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। अधिश्याम ने तो ये वैसे ही कह दिया था, लेकिन अब ये बात सीरियस हो चुकी थी, इसलिए अब उन्हें भागना ही होगा। लेकिन अधिश्याम को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि किस तरह से भागा जाता है, लेकिन भागने का प्लान यहाँ पर नीला उसे बताती है और बस स्टॉप के पास जाकर एक रेड वैन में बैठ जाती है। अधिश्याम का रजीना मैडम के पास वॉइस रिकॉर्ड करके भेजने का प्लान भी नीला का ही था। अधिश्याम अपने दोस्तों को बताता है कि नीला बहुत ही दिमाग वाली है, जिसके बाद वह सामलूर स्टेशन पर उतर जाते हैं और अपने दोस्तों को बता देते हैं कि वो मुंबई जा रहे हैं। और ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सभी लोग उदास रह जाते हैं। आज देवी जी को विसर्जन करने का दिन था और यहीं पर सकाराई और उसके कई सारे कांस्टेबल की ड्यूटी भी यहीं पर लगी हुई थी। दूसरी तरफ नंदिनी अपने पिता से कहती है कि वो वापस कोयम्बटूर जाना चाहती है। उसके पिता उसे रोकने की काफी कोशिश करती है,
लेकिन नंदिनी उनसे कहती है कि अब वो यहाँ पर क्या करेगी, इसलिए उसे तो जाना ही होगा। साथ में षणमुगम अपनी पत्नी से माफी भी मांगता है और कहता है कि जाने अनजाने में उसने उसके साथ काफी बुरा किया है, इसलिए वो उसे माफ करते। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि नंदिनी सामलूर स्टेशन पर पहुंच जाती है और ट्रेन का वेट कर रही होती है। तभी वो देखती है कि मुत्तू यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया होता है और वह मुत्तू से पूछती है कि अब आप इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं। तो मुत्तू उनसे कहता है उसे ऑफिसरों ने क्रॉस चेक करने को कहा है, इसलिए वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है। उस स्टेशन के यात्रियों की लिस्ट में अधिश्याम का भी नाम था। तो वो लोग टीसी से पूछते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि ये ट्रेन कहाँ तक जाती है। तो टीसी उन्हें बताता है कि ये ट्रेन गुवाहाटी तक जाती है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 2 ही ट्रेन जाती है। साथ में वो अधिश्याम और नीला की फोटो बताते हुए टीसी से पूछते हैं कि क्या आपने उस रात को इन दोनों को ट्रेन में चढ़ते हुए देखा था। तो टीसी उनसे कहता है कि उस रात को ट्रेन में सिर्फ 2 ही लोग चढ़े थे और वो दोनों ही काफी बूढ़े थे। इसका मतलब ये है कि नीला और अधिश्याम मुंबई नहीं गए हैं और ना ही गुवाहाटी, बल्कि वो दोनों शहर में ही है। इसलिए नंदिनी तुरंत ही सकराई के पास फोन करती है और उसे ये सारी बातें बताने लगती है। लेकिन सकराई को कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, क्योंकि वहां पर देवी जी का विसर्जन हो रहा था और काफी आवाजें भी हो रही थी। जिसके बाद देवी जी की मूर्ति को पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। जैसे ही मूर्ति पानी में जाती है तो मूर्ति तो उथलने लगती है, लेकिन साथ में हम देख पाते हैं अधिश्याम और नीला की बॉडी को, जो कि पानी के अंदर ही थे। और इसी शॉकिंग क्लाइमेक्स के साथ एपिसोड 4 भी खत्म होता है। 4th एपिसोड के लास्ट में हमने अधिश्याम और नीला की बॉडी को पानी के अंदर देखा था। ये बात अब सबको पता चल चुकी थी, इसलिए सकराई पानी के अंदर जाता है और जब वो पानी के अंदर नीला और अधिश्याम की बॉडी को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पानी से बाहर आने के बाद सकराई का कुछ यूं हाल हो चुका था कि उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लोग समझ चुके थे कि क्या हुआ होगा। जिसके बाद अधिश्याम और नीला की बॉडी को पानी के अंदर से निकाला जाता है, जिन्हें देखकर रजीना मैडम फूट फूट कर रोने लगती है और पूरे शहर में दहशत का माहौल छा जाता है। उन दोनों की बॉडी को एम्बुलेंस से शहर में लाया जाता है। जिसके थोड़ी ही देर के बाद षणमुगम की पूरी फैमिली भी यहाँ पर आ चुकी थी और जब वह नीला और अधिश्याम की बॉडी को देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और फूट फूट कर रोने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ रजीना मैडम के पास डीएसपी का कॉल आता है और रजीना मैडम उन्हें बताती है कि ये एक सुसाइड केस है, जिसकी रिपोर्ट वो जल्द से जल्द उनके पास तक भेज देगी। यहाँ लक्ष्मी और सकराई भी उन दोनों के सुसाइड के बारे में बात कर रहे होते हैं। जिसके थोड़ी देर के बाद नंदिनी और सकराई उन दोनों के बैग को चेक करने लगते हैं, जिसके अंदर से एक प्रेगनेंसी किट मिलती है, जिसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि नीला प्रेग्नेंट थी। और ये देखकर षणमुगम मैडम रजीना को चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि ये काम जरूर अधिश्याम का ही होगा। अब एक मैडम सकराई को रूम के अंदर बुलाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है। वो उन्हें बताती है कि नीला प्रेग्नेंट थी, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि इन दोनों ने सुसाइड नहीं, बल्कि इन दोनों का मर्डर किया गया है। नीला और अधिश्याम को नदी में फेंकने से पहले उन दोनों के गले को काटे गए और उनके घाव को देखकर यही लगता है कि किसी धारदार हथियार से ये घाव किए गए हैं। नीला प्रेग्नेंट थी और लड़के के डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल को चेन्नई भेजा जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट 2 दिनों में यहाँ पर आ जाएगी। और जब सकराई इन बातों को दोनों के घर वालों को बताता है तो उन दोनों के घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन्होंने तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उन दोनों का मर्डर भी हो सकता है। अंतिम यात्रा के दौरान त्रिलोक अधिश्याम के घर पर पहुंचता है और जब वह बाहर आता है तो उसे वही फायर डिपार्टमेंट का ऑफिसर मिलता है और वो त्रिलोक से कहता है कि उन्हें भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में तो मालूम ही होगा। उस ट्रेजेडी में पाइपों में जंग लग गई थी और गैस लीक हो गई थी, इसीलिए वहाँ पर हादसा हुआ था। उस ऑफिसर को यहाँ भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन त्रिलोक साफ इनकार कर देता है और उससे कहता है कि हमारी सारी मशीनें एकदम ठीक थी, कहीं भी जंग नहीं लगी थी। थोड़ी देर के बाद रजीना मैडम घर के बाहर आती है और सकराई से कहती है कि उसे षणमुगम के घर पर जाना है। और यह षणमुगम के घर पर पहले से ही कुछ पुजारी आए हुए थे। वो षणमुगम से कहते हैं कि नीला मयान कुल्ले के समय पर गुजरी है और जब भी कोई इस समय पर गुजरता है तो वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली माना जाता है। जरूर नीला ने कुछ पुण्य के काम किए होंगे, तभी उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसकी चिता की राख को प्रसाद में बांटना चाहिए। और ये सुनने के बाद तो षणमुगम पूरी तरह से बौखला जाता है और उस पुजारी को मारने लगता है। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर मैडम रजीना भी पहुँच जाती है और वो उस पुजारी को खूब चिल्लाती है और यहाँ से जाने के लिए कहती है। और ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ था जब रजीना मैडम ने षणमुगम का साथ दिया था। अब षणमुगम का भाई गुना कई सालों से उस पुजारी के साथ काम किया करता है, इसलिए गुना उन्हें वहाँ से भेज देता है। अब इस मामले के निपटने के बाद सकराई बाहर आता है और सिगरेट को जलाने ही वाला होता है कि तभी वो देखता है पुष्पराज को, जो कि नीला का ट्यूशन टीचर है। वो षणमुगम के घर के पीछे कुछ गमलों के पास कुछ चीजें ढूंढ रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर सकराई पर पड़ जाती है। तो पुष्पराज सकराई से कहता है कि वो तो यहाँ पर पानी पीने के लिए आया
था और इतना बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। यहाँ घर के अंदर रजीना मैडम और शनमुगम अपने एक दूसरे के बच्चों के दुखड़े सुना रहे होते हैं। वो बता रहे होते हैं कि किस तरह से उन लोगों ने अपने बच्चों को पाला। साथ में रजीना मैडम शनमुगम से कहती है कि वह दोनों की अंतिम यात्रा को साथ में करना चाहती है और शनमुगम भी इस बात को मान जाता है, जिसके बाद दोनों की अंतिम यात्रा को साथ में निकाला जाता है और एक साथ ही जलाया जाता है। लेकिन वहाँ पर हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा होता है कि देवी जी नाराज है और उन्हें बलि चाहिए, और इस बार उन्हें मुर्गी या बकरियों की बलि नहीं चाहिए बल्कि उन्हें इंसान की बलि चाहिए। जो ये बात बोल रहा था उसका नाम ईश्वरन है और वो अक्सर देवी जी की भक्ति में लीन रहता है। जिसके बाद सकराई देखता है कि पुष्पराज चुपचाप से वहाँ से निकल रहा होता है, जिसके बाद सकराई भी उसका पीछा करने लगता है। सकराई देखता है कि वो चुपचाप से शनमुगम के घर के पीछे जा रहा होता है और गमलों के पास कुछ चीज ढूंढ रहा होता है। पुष्पराज कुछ तो ढूंढ रहा था, लेकिन सकराई भी बिना आवाज किए उसे देख रहा था। लेकिन अचानक से ही उसका मोबाइल बज जाता है और वो पकड़ा जाता है। तो पुष्पराज भी उसे देख लेता है और तुरंत ही वहाँ से भाग निकलता है। सकराई उसका पीछा करता है, लेकिन पुष्पराज अपनी बाइक को उठाकर वहाँ से भाग निकलता है। सकराई यहाँ पर सुंदरम नाम के एक कांस्टेबल के पास कॉल करता है और उसे पुष्पराज की गाड़ी का नंबर बताता है और साथ ही ये भी कहता है कि सभी चेक पॉइंट पर अलर्ट रहे। अब पुष्पराज जो भी ढूंढ रहा था वो ढूंढना जरूरी था, इसलिए सकराई ही उस चीज को ढूंढने लगता है और उसे मिलता है एक मोबाइल जो कि नीला का था और उसमें पासवर्ड भी डला हुआ था। खुलवाने को तो वो किसी एक्सपर्ट से भी खुलवा सकता था, लेकिन वो जाता है नंदिनी के पास और उससे पूछता है कि क्या उसे इसका पासवर्ड मालूम है। तो नंदिनी बताती है कि उसे इसका पासवर्ड नहीं मालूम है। थोड़ी देर ट्राई करने के बाद जब नंदिनी शनमुगम की डेट ऑफ बर्थ को उसके मोबाइल के पासवर्ड में डालती है तो मोबाइल का पासवर्ड खुल जाता है। वो लोग मोबाइल में देखते हैं कि नीला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी और उन्हें एक अमानी नाम की लड़की के बारे में पता चलता है, जिसकी बातें वो लोग मिसिंग ग्रुप में कर रहे थे। अमानी नाम सकराई ने पहले भी सुन चुका है और वो नाम उसने मलर के पापा के मुंह से सुना था, इसलिए वह तुरंत ही मलर के पिता के पास पहुंचते हैं और अमानी के बारे में पूछते हैं। तो वो उन्हें बताते हैं कि 25 साल पहले जब ये फैक्ट्री शुरू हो रही थी तब जिस लड़की की जान गई थी वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अमानी ही थी। अब कांस्टेबल सुंदरम को पुष्पराज की बाइक मिल चुकी थी, लेकिन देवी के फेस्टिवल में कई सारे लोग मौजूद थे और पुष्पराज भी यहीं पर मौजूद था, इसलिए सकराई उसे ढूंढने के लिए भीड़ में कूद पड़ता है और आखिरकार उसे पुष्पराज हाथ लग जाता है। जिसके बाद वो उसे एक घूसा मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक औरत उसका हाथ पकड़ लेती है और जिस औरत ने सकराई का हाथ पकड़ा है वो औरत कोई और नहीं बल्कि सेल्वी है, जो कि नंदिनी की चाची है और गुना की पत्नी। सकराई सबसे पहले पुष्पराज से उस मोबाइल के बारे में पूछता है कि आखिर उस मोबाइल में क्या है जो उसे वह ढूंढना चाह रहा था। तो पुष्पराज उसे एक फोल्डर के बारे में बताता है जो कि नीला के मोबाइल के अंदर ही था और उस फोल्डर के अंदर सेल्वी और पुष्पराज की कुछ गंदी तस्वीरें थी। उन फोटोज को देखकर नंदिनी और सकराई हैरान थे और सोचते हैं कि वो गुना जैसे आदमी को कैसे धोखा दे सकती है। साथ में पुष्पराज उन्हें बताता है कि कुछ दिन पहले वो सेल्वी के घर पर गया था, लेकिन जब वह दोनों क्लोज आए थे तब नीला ने उन दोनों की तस्वीरें क्लिक कर ली थी। तस्वीरें क्लिक करने के बाद अधिश्याम और नीला पुष्पराज को ब्लैकमेल करने लगे। वो उससे कहते हैं कि अगर वो उन्हें 2 लाख रुपए नहीं देगा तो ये पिक्चर वो लोग सभी के पास शेयर कर देंगे, इसलिए ना चाहते हुए भी पुष्पराज को उन्हें 2 लाख रुपए देने ही पड़ते हैं। यहाँ सकराई टेंशन में था कि आखिर 2 लाख रुपए उन दोनों बच्चों को किस लिए चाहिए होगा। जितना उन्हें साफ साफ दिख रहा है ये उतना साफ नहीं है, बल्कि गुत्थी तो और भी ज्यादा उलझती ही जा रही है। अब उस डेड पॉइंट को दिखाया जाता है जहाँ पर नीला और अधिश्याम की डेड बॉडी मिली थी। आगे हमें फायर डिपार्टमेंट के ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि फैक्ट्री में था और वहीं पर गुना भी मौजूद था। दरअसल गुना वहाँ के मेंटेनेंस को संभालता था और यहाँ पर वह ऑफिसर गुना से कहता है कि अगर मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम निकली तब भी उनके मालिक को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। गुना उन्हें बताता है कि मेंटेनेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसने चेक किया था। आगे उस ऑफिसर को वहाँ पर एक थिनर की कैन मिलती है और थिनर में आग लगती है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि शायद फैक्ट्री को थिनर से ही जलाया गया हो। तो एक फैक्ट्री का ही आदमी उस ऑफिसर को बताता है कि इस फैक्ट्री को 25 साल होने वाले थे, इसलिए दीवारों पर नया रंग लगाने के लिए थिनर का उपयोग करने वाले थे। इसका मतलब ये है कि थिनर का उपयोग से उन्होंने आग तो नहीं लगाई होगी। तभी वहाँ के एक वॉचमैन की नजर एक दरवाजे पर पड़ती है और वो कहता है कि ये गेट हमेशा अंदर से लगा करता है, लेकिन ये गेट आज बाहर से लगा हुआ है। और ये बात सुनने के बाद तुरंत ही गुना को खांसी आने लगती है और वो तुरंत ही बाहर चले जाता है। उसके पीछे पीछे सकराई भी जाता है। वो देखता है कि गुना को अस्थमा है, इसलिए वो उसके पास बैठ जाता है। दोनों बातें करने लगते हैं जहाँ पर गुना उसे बताता है कि उसे पुष्पराज और सेल्वी के चक्कर के बारे में मालूम है और उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि सेल्वी और उसके बीच में संबंध बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। जाते जाते सकराई उससे कहता है कि अस्थमा टेंशन की वजह से होता है ना, तो गुना कहता है हाँ। तो सकराई उससे कहता है अभी किस बात की टेंशन है, और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे शहर से एक फॉरेंसिक की टीम आती है जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाली थी
थोड़ी देर के बाद वहाँ पर रजीना मैडम भी आ जाती है, क्योंकि वो ऐसे खाली नहीं बैठ सकती, उन्हें उस मर्डरर को ढूंढना ही था। यहाँ पर कुछ कुत्ते जंगलों की ओर ले जा रहे थे। दरअसल उन कुत्तों ने कुछ सूंघ लिया था। वो कुत्ते आगे जाकर उन्हें एक सुरंग की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पर अमानी की तस्वीर लगी हुई थी। थोड़े आगे जाने के बाद सकराई को एक मूर्ति मिलती है, जिसके आजू बाजू बहुत सारा खून भी लगा हुआ था। वो तुरंत ही फॉरेंसिक के एक ऑफिसर अमर को बुलाता है और यहाँ के ब्लड सैंपल को कलेक्ट करने को कहता है। थोड़े आगे जाने के बाद उन्हें ईश्वरन की झोपड़ी मिलती है, तो सकराई तुरंत ही ईश्वरन की झोपड़ी में घुस जाता है और कुछ चीजों को ढूंढने लगता है। सकराई वहाँ पर देखता है कुछ तंत्र मंत्र वाली चीजों को, साथ में उसे एक कंपास के अंदर 2 लाख रुपए भी मिलते हैं। अब ईश्वरन पर जो शक उन्हें हो रहा था ये यकीन में बदल जाता है और वह तुरंत ही ईश्वरन को अरेस्ट कर लेते हैं और हवालात में लेकर आ जाते हैं। लेकिन ईश्वरन यहाँ पर बौखला जाता है और उन पुलिस वालों को मारने लगता है, लेकिन किसी तरह से उसे काबू किया जाता है। और फिर थोड़ी ही देर के बाद उसी पुलिस स्टेशन में डीएसपी सर भी आ जाते हैं, जो कि मैडम रजीना से बात कर रहे होते हैं। वो रजीना मैडम से कहते हैं कि उन्हें इस केस को जल्द से जल्द निपटाना होगा, वरना इस शहर में दंगे हो सकते हैं। और फिर थोड़ी ही देर के बाद उन ब्लड सैंपलों की रिपोर्ट आ चुकी थी, जो कि उन्हें सुरंग के अंदर मिले थे। लेकिन ये ब्लड के सैंपल किसी आदमी या फिर औरत के नहीं थे, बल्कि ये ब्लड सैंपल तो एक बकरी के थे। और ये देखने के बाद वो डीएसपी रजीना को बहुत चिल्लाता है और रजीना को कुछ दिनों की छुट्टी लेने को कहता है। साथ में वो ये केस सकराई को दे देता है और साथ में ये भी कहता है कि इस केस के बारे में रजीना को कुछ भी ना बताए। अब आगे हम उसी पुजारी को देख पाते हैं, जो कि षणमुगम के घर पर आया हुआ था, लेकिन इससे सकराई मिलने के लिए आया था। सकराई उससे ईश्वरन के बारे में जानना चाहता था कि आखिर वो कैसा इंसान है। तो पुजारी उसे बताता है कि 25 साल पहले जिस लड़की की डेथ हुई थी, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ईश्वरन की ही बहन थी और उसका नाम अमानी था और वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। तो सकराई अमानी की तस्वीर को लेकर ईश्वरन के पास जाता है और उसे बताता है, और जैसे ही ईश्वरन उसकी तस्वीर देखता है तो वो पूरी तरह से पिघल जाता है और फिर सब कुछ बताने के लिए राजी हो जाता है। ईश्वरन उन्हें बताता है उस रात अधिश्याम और नीला उससे मिलने के लिए आए थे। उन्हें ये मालूम था कि ईश्वरन बकरी और मुर्गों को काटता है, तो उन्हें ये लगा कि वो शायद मर्डर भी कर सकता है, इसलिए वो किसी की सुपारी देने के लिए ईश्वरन के पास आए थे। लेकिन ईश्वरन तो साफ इनकार कर देता है। लेकिन जब अधिश्याम उसे 2 लाख रुपए देने की बात करता है तो ईश्वरन के मुंह में पानी आ जाता है और वो तुरंत ही उनके पैसे छीन कर वहाँ से भाग निकलता है। अब अगले दिन हम हॉस्पिटल के सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर सकराई और नंदनी अधिश्याम की डीएनए रिपोर्ट लेने के लिए आए थे। वो डॉक्टर सकराई और नंदनी को बताती है कि नीला प्रेग्नेंट थी, लेकिन ये बच्चा अधिश्याम का नहीं था, बल्कि ये बच्चा किसी और का था। साथ में वो उन्हें ये भी बताती है कि उसे कोई बहुत दिनों से एब्यूज भी कर रहा था, क्योंकि उसका रेप भी हुआ है। और ये सारी बातें सुनने के बाद नंदिनी को चक्कर आ जाते हैं और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। तो 7th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उसी डेड पॉइंट वाली खान को देखते हैं, जहाँ पर नीला और अधिश्याम की बॉडी मिली थी। उन दोनों की बॉडी खान के बीचों बीच मिली थी, इसलिए ऑफिसर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी बॉडी को कहाँ से फेंका गया था। वो खान के तीनों साइडों से कुछ वजनी चीजें फेंकते हैं, लेकिन फिर भी ये पता लगाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि बॉडी बीचों बीच कैसे पहुंच सकती है। तब उन्हें पता चलता है कि यहीं से शहर में पानी जाता है, और जब मोटर को चालू किया जाता है तो बाजू की चीजें बीच में आ जाती है, मतलब कि नीला और अधिश्याम की बॉडी के साथ भी यही हुआ होगा। आगे हमें नंदनी को दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल में थी। दरअसल कुछ देर पहले ही नंदनी को चक्कर आया था। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर डॉक्टर भी आ जाता है, और जब वो नंदनी की रिपोर्ट को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ब्लड प्रेशर और ईसीजी एकदम नॉर्मल है। जिसके बाद वो नंदनी से पूछता है कि बचपन में उसे चक्कर आया करते थे और वो बेहोश भी हो जाया करती थी। तो नंदनी उन्हें बताती है कि ये सारी चीजें उसे बचपन में हुआ करती थी, लेकिन अब तो वह 7 साल से कोयम्बटूर में रह रही है और अब ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती है। डॉक्टर ये चाहते हैं कि नंदनी 2 दिन की ऑब्जर्वेशन में रहे, लेकिन नंदनी उनसे साफ मना कर देती है और कहती है कि हाल ही में नीला की डेथ हुई है, इसलिए घर वाले टेंशन में है और वो उन्हें और टेंशन नहीं देना चाहती, इसलिए वो घर ही जाना चाहती है। तो डॉक्टर भी मान जाते हैं और उसका स्वास्थ्य का ख्याल रखने को कहते हैं। जिसके बाद नंदनी तैयार होने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसे फिर से एक अटैक आता है और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। तो डॉक्टर उसे फिर से एडमिट कर लेते हैं। जिसके बाद सकराई उसे बाहर से प्यार भरी नजरों से देख रहा होता है और उसे इस तरह देखता हुआ लक्ष्मी भी देख लेती है और वो समझ जाती है कि सकराई नंदनी को चाहता है। इसके बावजूद लक्ष्मी सकराई से कुछ नहीं कहती है, बल्कि उसका साथ देती है। आगे हमें उसी फायर डिपार्टमेंट के ऑफिसर को दिखाया जाता है। जब उसे फैक्ट्री में थिनर मिला तो उसे थोड़ा सा शक हुआ। तब वो शहर की जगह जगह की शॉप पर जाता है और थिनर के बारे में पता करने लगता है। फैक्ट्री को चलाने के लिए 20-30 लीटर थिनर की जरूरत थी, इसलिए वो शॉप पर जाकर 20-30 लीटर थिनर मांगता है, लेकिन शॉप ओनर उससे कहता है कि इतना ज्यादा थिनर वो लोग नहीं रखते हैं। आगे हॉस्पिटल के सीन में हम देखते हैं कि
कोयम्बटूर से एक साइकाइट्रिस्ट आ चुकी थी जो कि नंदिनी का इलाज किया करती थी। जब उसे नंदिनी के बारे में पता चला तो वो यहाँ पर आ चुकी थी। तो सन्नुगम यहाँ पर कहता है कि हमें यहाँ पर ऐसी किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तब रजीना मैडम सन्नुगम को समझाती है कि हमें उस डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि कोयम्बटूर में वही उसका इलाज किया करती थी, इसलिए वो नंदिनी को अच्छे से समझ सकती है। लेकिन सन्नुगम यहाँ पर गुस्से में था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि नीला के साथ क्या हुआ था और ये बात रजीना को भी नहीं मालूम थी। तो सन्नुगम उससे कहता है कि अगर वो आदमी अगर उसे मिल जाए तो वो उसे जान से मार देगा। आगे डेड पॉइंट पर ऑफिसरों को एक तलवार मिलती है जिसे देखकर अमर कहता है कि इसी तलवार से उनका गला काटा गया है, क्योंकि इस तलवार की धार उनके घाव से मैच खाती है, इसलिए ये तो तय है कि इसी तलवार से उनका गला काटा गया है। तो अब इस तलवार पर फिंगरप्रिंट होना भी तय है, इसलिए सकुराई इस तलवार के फिंगरप्रिंट चेक करवाने को कहता है। और फिर थोड़ी देर के बाद उसी जगह पर उसका हैकर दोस्त आ जाता है। वो सकुराई को बताता है कि उनका एक मिसिंग ग्रुप था जिसमें 6-7 लोग ही थे। उसे सभी लोगों के आईडी के बारे में पता चल चुका है कि कौन क्या है, और वो बताता है कि ये सारे नीला के दोस्त ही हैं, सिवाय एक आईडी का जिसका नाम था डॉक्टर डेविल, और इस आईडी के बारे में वो पता कर ही नहीं पा रहा था। और ये डॉक्टर डेविल खो-खो की लड़कियों को फॉलो भी करता है, इसलिए वो लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल में उन्हें मलर मिलती है। सकुराई मलर से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई लड़के आते हैं, तो मलर उन्हें जवाब देती है कि यहाँ पर लड़के अलाउ नहीं है। और फिर थोड़ी ही देर के बाद खो-खो के ग्राउंड में त्रिलोक आ जाता है। तो सकुराई मलर से पूछता है कि क्या त्रिलोक की यहाँ पर आने की परमिशन है, तो मलर उसे बताती है कि त्रिलोक सर हमारे टीम के ऑनर है और वो कभी भी यहाँ पर आ जाया करते हैं और लड़कियों को मोटिवेट करते हैं। लेकिन जिस तरह से त्रिलोक लड़कियों को छू रहा था, उससे देखकर सकुराई समझ जाता है कि यही वो आदमी है जो कि लड़कियों को एब्यूज करता होगा। सकुराई यहाँ पर त्रिलोक के एक बोतल के द्वारा फिंगरप्रिंट भी ले लेता है और उन्हें तलवार के फिंगरप्रिंट से मैच करवाने का सोचता है। लेकिन यहाँ पर खड़ा कांस्टेबल सकुराई से कहता है कि ऐसा वो लोग नहीं कर सकते, क्योंकि त्रिलोक एक बड़ा आदमी है और डीएसपी भी उनके साथ मिला हुआ है, और जब हम त्रिलोक की बात डीएसपी को बताएंगे तो डीएसपी हमारी बात नहीं मानेंगे। इसलिए वो लोग फायर डिपार्टमेंट के ऑफिसर के पास कॉल करते हैं। दोनों त्रिलोक के बारे में बात करते हैं, जिसमें वो फायर डिपार्टमेंट वाला ऑफिसर त्रिलोक को बताता है कि जब फैक्ट्री में आग लगी थी तब त्रिलोक कहाँ पर था। ये बात किसी को भी नहीं मालूम है, सिर्फ उसको छोड़कर। वो उन्हें बताता है कि उरायूर नाम की एक जगह पर उसका एक गेस्ट हाउस है और त्रिलोक तब वहीं पर था। और ये बात सुनने के बाद सकुराई तुरंत ही उरायूर वाले गेस्ट हाउस में जाने लगता है। उस गेस्ट हाउस में कोई नहीं रहता है, त्रिलोक भी कभी कभी ही आया करता है। लेकिन जब वो दीवार पर कुछ फोटो को लगा देखता है तो वह समझ जाता है कि ये फोटो तो उसने नीला के मोबाइल में देखी थी, मतलब उनका कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर था। साथ में टेबल पर कुछ कीवर्ड्स रखे हुए थे जिनमें कि लिखा हुआ था डॉक्टर डेविल, और उसे देखकर सकुराई समझ जाता है कि ये काम जरूर त्रिलोक का ही था। इसलिए ये सारी बातें वो डीएसपी को बताता है और वही होता है जिसका डर होता है। डीएसपी उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उनके पास कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं था और त्रिलोक एक बड़ी हस्ती है जिसे अरेस्ट करना बहुत बड़ी बात हो सकती है। अब सकुराई के पास सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि किसी तरह से वो फिंगरप्रिंट त्रिलोक के फिंगरप्रिंट से मैच हो जाए। यहाँ वो फायर डिपार्टमेंट वाला ऑफिसर फिर से एक शॉप पर आता है और थिनर मांगता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि यहाँ पर थिनर नहीं मिलता है। जिसके बाद उस ऑफिसर को बाहर एक बूढ़ा आदमी मिलता है और वो उससे कहता है कि अगर वो उसे कुछ पैसे देगा तो वो सब कुछ बताने के लिए रेडी है। अगले सीन में हम अमर को देखते हैं जो कि फिंगरप्रिंट को मैच कर रहा होता है और थोड़ी ही देर में वहाँ पर सकुराई आ जाता है। अमर सकुराई को बताता है कि ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इस तलवार से सारे फिंगरप्रिंट गायब हो चुके हैं। बस एक कोने में एक छोटा सा सैंपल मिला है, लेकिन वो ना तो अधिश्याम का है और ना ही नीला का है। तो सकुराई उससे कहता है कि क्या उसने इस फिंगरप्रिंट को त्रिलोक के फिंगरप्रिंट से मैच किया है। तो अमर उसे बताता है कि ये भी पूरी तरह से मैच नहीं हुआ है। वो उन्हें बताता है कि फिंगरप्रिंट 3 टाइप के होते हैं। 65% लोगों के होते हैं लूप पैटर्न के, 30% लोगों के होते हैं वॉल पैटर्न के, और सिर्फ 5% लोगों के होते हैं आर्क पैटर्न के, जो कि काफी ज्यादा रेयर होता है। और इस तलवार पर भी आर्क पैटर्न है और त्रिलोक का भी आर्क पैटर्न है, इसलिए वो कोर्ट में ये साबित नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये फिंगरप्रिंट त्रिलोक का है, ये पॉसिबिलिटीज है। आगे हॉस्पिटल में हम रजीना मैडम और सन्नुगम को देखते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर सकुराई जाता है और सकुराई उन दोनों को बताता है यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कौन है उसे पता चल चुका है। उसका नाम है त्रिलोक। औरतें हमेशा से ही त्रिलोक की कमजोरी रही है, इसलिए शायद उसने खो-खो क्लब की शुरुआत की। वो वहाँ की लड़कियों को इधर उधर छूता है, ये उसने साफ देखा। साथ में वो उन्हें ये भी बताता है कि सोशल मीडिया पर वो खो-खो की हर एक लड़की को फॉलो करता है। साथ में वो हमारी नीला को भी फॉलो किया करता है, जिसकी सोशल मीडिया पर आईडी डॉक्टर डेविल्स है। और आखिरी बात वो उन्हें ये बताता है कि जब उनकी फैक्ट्री में आग लगी थी तब त्रिलोक कहाँ था। इतना सुनने के बाद तो रजीना मैडम और सन्मुगम बौखला जाते हैं, जिसके बाद सकुराई उरायूर के गेस्ट हाउस पहुँचता है जहाँ पर त्रिलोक मौजूद था और वो किसी औरत के साथ था। वो दोनों ही कार से कहीं पर जा रहे होते हैं, जिनका पीछा करते हुए सकुराई भी उनके पीछे पीछे पहुंच जाता है। त्रिलोक उस औरत को बाजार में छोड़ता है, जिसके बाद घर की ओर वापस आने लगता है। यहाँ पर सकुराई भी रजीना मैडम को कॉल करके बता देता है कि त्रिलोक घर की ओर जा रहा है
वो साथ में सकराई उस औरत के पीछे पीछे जाने लगता है। यहाँ पर रास्ते में उन्हें त्रिलोक मिल जाता है, जिसकी वो जमकर पिटाई करने लगते हैं। सकराई उस औरत का पीछा तो कर रहा था, लेकिन वो एक भीड़ में घुस चुकी थी। लेकिन जब वो उसके पीछे जाता है तो वो एक ट्रांसजेंडर निकलती है। और यहाँ सनमुगम और रजीना मैडम ने त्रिलोक का मार मार के बुरा हाल कर दिया था। अब ट्रांसजेंडर सकराई से बात करता है, जिसमें वो बताता है कि वो लोग अक्सर ही उसकी बिल्डिंग में मिला करते हैं, लेकिन उनके बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पर वो ट्रांसजेंडर उसे ये भी बताता है कि उन्हें एक और बात बता देती हूँ कि त्रिलोक किसी भी औरत के साथ उल्टा सीधा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे लड़के पसंद है। और ये बात सुनने के बाद सकराई पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है, जिसके बाद वो तुरंत ही ये बात रजीना मैडम और सनमुगम को बताने के लिए निकल पड़ता है। वो उन्हें कॉल भी करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा पाते, क्योंकि वो लोग त्रिलोक को मारने में बिजी थे। जिसके थोड़ी देर के बाद सनमुगम एक केरोसिन की कैन लेकर आ जाता है और त्रिलोक को ऊपर डाल देता है, जिसके बाद वो उसे आग लगाने ही वाले होते हैं कि थोड़ी ही देर के बाद सही वक्त पर सकराई वहां पर पहुंच जाता है और वो उनसे कहता है कि हम गलत कर रहे हैं, ये असली आदमी नहीं है। और इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म होता है। 8th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नंदिनी को, जो कि हॉस्पिटल में थी और साइकाइट्रिस्ट उसका टेस्ट ले रही थी। वो डॉक्टर उसे नंदिनी की बचपन की कुछ बातें पूछती है। वो उससे पूछती है कि बचपन में तुम्हें माता आया करती थी, लेकिन नंदिनी उनसे कहती है कि उसे बचपन की कोई भी बातें याद नहीं है। यहाँ उस फायर डिपार्टमेंट वाले ऑफिसर को पुलिस की जीप में थिनर मिलता है, जिसके बाद वो ऑफिसर फैक्ट्री के लॉयर से मिलने के लिए जाता है। लॉयर उसे बताता है कि जब से त्रिलोक इस कंपनी को संभाल रहा है, तब से ये कंपनी ठीक ढंग से नहीं चल रही है और ये कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में भी जाने लगी थी और हाल ही में कुछ ही सालों में उन्हें पता चला कि ये कंपनी डूबने वाली है। तो लॉयर और सनमुगम ने मिलकर वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट को रीनेगोशिएट किया, जिसके बाद वो ऑफिसर त्रिलोक के फादर से मिलने के लिए जाता है। त्रिलोक के फादर उसे बताते हैं कि त्रिलोक आईसीयू में है। वो ऑफिसर त्रिलोक के फादर को बताता है कि जब त्रिलोक ने उसे कहा था कि सनमुगम ने इस फैक्ट्री को जलाया है, तो उसने बिल्कुल भी ये विश्वास नहीं किया था। लेकिन अब इतना इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे पता चल चुका है कि इस फैक्ट्री को किसने जलाया है और किसने साथ दिया। वो ऑफिसर उन्हें बताता है कि इस फैक्ट्री को सनमुगम ने जलाया है और इसमें थिनर का यूज करके उसने इस फैक्ट्री को जलाया है। और आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने थिनर कहाँ से लेकर आए थे, तो ये थिनर रजीना मैडम ने लेकर आई थी और उस जीप से लेकर उन्होंने फैक्ट्री तक इस थिनर को पहुंचाया था। आपको एक और नाम बताता हूं जो कि इस प्लान में शामिल था, और वो था आपको पता चल चुका था कि ये कंपनी डूबने वाली है, इसलिए आप लोगों ने इस फैक्ट्री में आग लगा दी और सारा का सारा इल्जाम सनमुगम के ऊपर थोप दिया। लेकिन आप लोगों को ये नहीं मालूम था कि उसी रात नीला भी गायब हो जाएगी, इसलिए आपका पूरा प्लान बर्बाद हो गया। लेकिन आप तीनों का सोचना गलत नहीं था, क्योंकि सभी लोग शहर की भलाई के बारे में ही सोच रहे थे। रजीना मैडम ने शहर के बारे में सोचकर आपका साथ दिया, आपको इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे, और सनमुगम ने ये सोच के किया ताकि मजदूरों को कंपनसेशन के पैसे मिल जाए। अब क्योंकि सनमुगम और मैडम रजीना ने त्रिलोक को बुरी तरह से मारा था, इसलिए वो लोग डीएसपी के ऑफिस जाते हैं और खुद को सरेंडर कर देते हैं, जिसके बाद उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। लोगों को ये नहीं मालूम था कि इन सब चीज़ों में सकराई भी उनके साथ शामिल था। लेकिन यहाँ पर रजीना मैडम सकराई से कहती है कि किसी को भी ये नहीं मालूम चलना चाहिए कि तुम हमारे साथ थे, तुम्हें बस उन मर्डरर को ढूंढना है। जिसके बाद सकराई ऐसा ही करता है, वो फुल इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस स्टेशन में वही फायर डिपार्टमेंट वाला ऑफिसर आता है और कहता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है और वो यहाँ पर सकराई के साइन लेने के लिए आया था। उसने अपनी रिपोर्ट में किसी का भी नाम मेंशन नहीं किया था, लेकिन उसने ये जरूर कह दिया था कि इस फैक्ट्री में जबरदस्ती आग लगाई गई थी, इसलिए फैक्ट्री के ओनर को इंश्योरेंस के पैसे तो मिल जाएंगे और मजदूरों को कंपनसेशन भी मिल जाएगा। इन सभी बातों के बाद सकराई के दिमाग में एक बात खटक रही थी कि जब फैक्ट्री में आग लगी थी तो कोई ना कोई आदमी तो था जो कि लेट आया था, लेकिन वो कौन था ये मालूम नहीं चल पा रहा था। और फिर थोड़ी ही देर के बाद सकराई के पास लक्ष्मी आती है और वो सकराई को बताती है कि नंदिनी हॉस्पिटल से गायब है। और ये सुनने के बाद सकराई तुरंत ही हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर से पूछता है कि नंदिनी पागल नहीं है कि वो अपने आप कहीं चली जाए। तो यहाँ पर डॉक्टर सकराई को बताते हैं कि नंदिनी भी बचपन से सेक्सुअली एब्यूज होती रही है, इसलिए वो अपने बचपन से अभी तक उभर नहीं पाई है, लेकिन अब वो कहाँ गई है उन्हें ये नहीं मालूम है। अब दोनों सकराई के घर पहुँचते हैं, जहाँ पर एक मेड उन्हें बताती है कि नंदिनी यहाँ पर आई थी, वो उनकी माँ से थोड़ी देर मिली, जिसके बाद वो चली गई। यहाँ पर सकराई जब अपनी लॉकर को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी सर्विस रिवॉल्वर गायब है, लेकिन अब नंदिनी कहाँ पर गई है ये उसे नहीं मालूम है। नंदिनी यहाँ पर हमें पुराने कब्रिस्तान के पास मिलती है और फिर थोड़ी देर के बाद नंदिनी के पास एक आदमी आता है और यहाँ सकराई नंदिनी को ढूंढते हुए नंदिनी के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन उसके घर पर तो ताला लगा हुआ था। लेकिन तभी वो खिड़की के पास शैडो को देखता है और समझ जाता है कि अंदर कोई ना कोई तो है, इसलिए वो पीछे के रास्ते से दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुसता है, जहाँ पर उसे घर के अंदर सेल्वी मिलती है। सेल्वी सकराई
सकराई को बताती है कि पुष्पराज उससे मिलने के लिए आने वाला था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है और आज नवरात्रि का आखिरी दिन भी था, इसलिए गांव के सभी लोग देवी जी के विसर्जन में गए हुए थे। यहाँ पर सकराई सेल्वी को बताता है कि नंदिनी हॉस्पिटल से गायब हो चुकी है और इसलिए वो यहाँ पर ढूंढने के लिए आया था। अब क्योंकि षणमुगम जेल में था, इसलिए वो देवी के पास कॉल करती है, लेकिन देवी कॉल नहीं उठा रही थी, इसलिए वो गुना के पास कॉल करती है और कहती है कि चाचा को उन्होंने जरूर बताया होगा, लेकिन गुना भी कॉल नहीं उठा रहा था। तो सेल्वी उसे बताती है कि उस दिन भी अगर गुना त्योहार के दिन झंडा फहराने नहीं जाता तो नीला उनसे जरूर पूछ कर जाती। तो सकराई सेल्वी को बताता है कि उस दिन उसने देखा था कि पुजारी जी ने कपाल उठाया है और झंडा भी उन्होंने ही फहराया था। गुना उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। साथ में वो सोचता है कि जिस दिन फैक्ट्री में आग लगी थी तब गुना भी वहाँ पर मौजूद नहीं था और ये वही आदमी है जो कि उनसे छूट रहा था। साथ में सेल्वी सकराई को ये भी बताती है कि जब भी षणमुगम भैया दोनों बहनों को मारा करते थे तो वो दौड़कर हमारे घर आ जाया करती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई धीरे धीरे उन्हें हमारे घर आना बंद ही कर दिया। सकराई सेल्वी से पूछता है कि उन दोनों की उम्र क्या रही होगी जब उन्होंने तुम्हारे घर आना बंद कर दिया। तो सेल्वी उन्हें बताती है 12-13 साल। और इतना बोलते ही दोनों शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि दोनों समझ चुके थे कि गुना ही वो आदमी था जो कि नंदिनी और नीला को सेक्सुअली अब्यूज करता था। उस पुराने कब्रिस्तान के पास हम गुना को देखते हैं और वहीं पर नंदिनी भी खड़ी हुई थी। दरअसल नंदिनी ने ही गुना को कॉल करके यहाँ पर बुलाया था। यहाँ पर गुना नंदिनी से कहता है कि ऐसा नीला ने भी किया था, नीला ने भी उसे यहाँ पर बुलाया था और वो चुपचाप वहाँ पर पहुँच गया था। वो कहता है कि उसने नीला को नहीं मारा था बल्कि वो तो एक एक्सीडेंट था। यहाँ हम देख पाते हैं कि जब गुना पहुँच चुका था तो अधिश्याम भी एक तलवार लेकर वहाँ पर पहुँच चुका था, लेकिन फैक्ट्री के धमाके के कारण वह सभी लोग वहीं पर गिर जाते हैं और फिर इसी चीज का फायदा उठाकर गुना उस तलवार को उठा लेता है और अधिश्याम के गले पर वार कर देता है, जिसके कारण अधिश्याम की तो तुरंत ही मौत हो जाती है। जिसके बाद वो नीला को वहां से ले जाने लगता है, लेकिन उस हड़बड़ी में नीला के गर्दन पर भी उस तलवार से वार हो जाता है, जिससे कि दोनों ही मर जाते हैं। फिर गुना उन दोनों की बॉडी को उसी खान में फेंक देता है और जब ये सारी बातें नंदिनी सुनती है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है। उसके हाथ में गन भी रखी हुई थी, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाती है। यहाँ सकराई ने गुना के नंबर को ट्रेस करवा लिया था और उसे पता चलता है कि वो पुरानी कब्रिस्तान के पास है, इसलिए सकराई तुरंत ही पुरानी कब्रिस्तान के पास जाने लगता है। नंदिनी गुना से कहती है कि बचपन में उसने जो भी उसके साथ किया इसी कारण वो कोयम्बटूर भाग गई। तो गुना उससे कहता है तो फिर उसने नीला को यहाँ पर कैसे छोड़ दिया। अब नंदिनी के अंदर यही बात सताने लगती है कि आखिर उसने नीला को क्यों छोड़ दिया, उसी के वजह से ये सब कुछ हुआ है। यहाँ पर गुना नंदिनी से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और अब वो दुनिया की नजरों में ऐसे नहीं रहेंगे बल्कि वो इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। जबकि नंदिनी सिर्फ उसकी बात को सुन रही थी क्योंकि वो एक बड़े सदमे में चली गई थी। यहाँ पर गुना ने उसके हाथ से बंदूक भी छीन ली थी और इसके थोड़ी ही देर के बाद सकराई भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो गुना को बहुत मारने लगता है। और फिर थोड़ी ही देर के बाद नंदिनी गन को उठाती है और बंदूक की सारी गोलियां गुना की बॉडी में उतार देती है। जब तक गुना मरा नहीं था तब तक देवी जी भी अप्रसन्न थी, नाराज थी और जैसे ही गुना की मृत्यु हुई तो देवी जी एकदम से प्रसन्न हो जाती है कि 90% ऐसी लड़कियों का सेक्सुअली अब्यूज होता है जो कि छोटी होती हैं और वो ही लोग करते हैं जो कि उन्हें अच्छे से जानते हों और लड़कियां भी उन पर विश्वास करती हो। और जब उन लड़कियों को अब्यूज किया जाता है तो जिंदगी भर उनका ये परछाई पीछा नहीं छोड़ती। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद।